नेताजी, आजकल किसानों का मुद्दा जो है बड़ा ही गरमाया हुआ है। लगभग 3 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं और पिछले 20 दिन से दिल्ली के बॉर्डर जो है वो धरना प्रदर्शन करके अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि सरकार जो है किसी भी कीमत पर बिल वापस नहीं करना चाहती? क्या वजह हो सकती है? वजह क्या है, इन्होंने जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनसे वादा कर रखा है, हम तुम्हें जमीन देंगे, तुम्हें ये छोटे छोटे व्यापारी हैं इन्हें ख़त्म करने के लिए तुम्हें हम ठेका देंगे। जो ये छोटे छोटे या तो वह बिल वापस लेते हैं तो उनसे जो है झूठे बढ़ जाएंगे। जो उद्योगपति हैं बड़े बड़े वादा खिलाफी हो जाएगी। वादा खिलाफी उनसे वादा खिलाफी होगी। अगर उनसे वादा खिलाफी करते हैं तो फिर किसानों से झूठे पड़ जाएंगे। नहीं, एक चीज हमारे संविधान में कही गई है कि पब्लिक के फायदे के लिए कोई भी कानून बनाया जाए तो वो सर्वमान्य होगा। क्या लगता है कि एक पब्लिक के फायदे की चीज है, किसानों के फायदे की चीज है? आज तक कोई भी नहीं, आज एक बात है, जब पब्लिक के फायदे की चीज होती, किसानों के फायदे की चीज होती तो किसान मानते नहीं क्या? किसान क्या पढ़े लिखे नहीं है? किसान के सारे मूर्ख हैं? ऐसा कुछ भी नहीं। मैं तो छोटा मोटा बिजनेस कर रहा हूँ, पर मैं भी तो निर्भर किसानों के ऊपर हूँ। मुझे भी तो अन्नदाता लग रहे हैं, मुझे भी तो अन्न उगा के जब दे रहे हैं, जब भी तो मैं बिजनेस कर रहा हूँ। जिस तरीके से अभी आपने बात कही कि ये जो है उद्योगपतियों के हाथ में बिके हुए हैं, तो क्या उद्योगपति ही इस देश को चलाने वाले हैं? अन्नदाता के लिए कुछ भी नहीं है? नहीं, अब आपको लग नहीं रहा? आप जो मेरे से ऐसे सवाल कर रहे हो, आपको नहीं लग नहीं रहा उद्योगपतियों के हाथों चल नहीं रहे? उद्योगपतियों की कठपुतली बने हुए नहीं है सरकार? क्या कैसे नहीं लग रहा आपको? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि क्या नाम के भाई के हमारे किसान अन्नदाता है। प्रधानमंत्री भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, सभी कहते हैं पूरी। और उसी अन्नदाता की हम बात नहीं मानने को तैयार है। क्यों नहीं मान रहे भाई? अगर ये उनकी कठपुतली नहीं होते, उद्योगपतियों की कठपुतली नहीं होते, तो क्यों नहीं मान लेते इनकी बात पे? सरकार तो ये कहती है कि जो हमने बिल बनाए हैं वो किसानों के हित में है। अभी आपने देखा भी होगा, 1-2 दिन पहले कुछ जो किसान संगठन है उन्होंने भी इस बिल का समर्थन किया। नहीं, वो किसान नहीं है, वो बीजेपी के जो आरएसएस के जो लोग हैं वो किसान बन के आ रहे हैं। अब किसान तो मैं भी हूँ, छोटा सा किसान मैं भी हूँ, पर मेरे जैसे की तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। 2-4 एकड़ के जमीन जो किसान की तो कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। यार ये बताओ, या तो 100-200 बीघे का वो जमींदार रहेगा, वो जिंदा रहेगा, या ये जो बड़ा उद्योगपति है वो जिंदा रहेगा? जो छोटे मोटे किसान और छोटे मोटे, अब क्या अब हम 20-25 रुपए किलो गेहूं खरीद रहे हैं, क्या वो जो बड़े उद्योगपति गेहूं का स्टॉक कर लेंगे, आलू का स्टॉक कर लेंगे, सब्जी का स्टॉक कर लेंगे? क्या हमें इस रेट में सब्जी मिलेगी? इस रेट में हमें गेहूं मिलेगा? गिरिराज जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आज के समय में जो 3 काले कानून की बात कर रहे हैं, कानून को हटाने की बात कर रहे हैं, इसमें आखिर विरोधाभास क्यों है? और जो किसान मंडी में अनाज ले जाते हैं, तो मंडी का जो सरकारी जो मंडी है ना, उनका हाल ये है कि किसानों को वो परेशान कर देते हैं। फिर वो छोटे छोटे जो प्राइवेट जो आढ़ती बना रखे हैं, उनको मजबूरी में जाके अनाज, कपास, सब कुछ जो भी सब्जी, जो भी अनाज वगैरह होता है, जो भी धान वगैरह होता है, तो प्राइवेट वालों को, आढ़तियों को दे के आ जाते हैं। वो लोग मजबूर हो जाते हैं। क्या बोलते हैं, आज हमारे पास में भाई बारदाना नहीं है, अगले दिन आना, अगले दिन बोलेंगे आज हमारे पास में भाई लेबर नहीं है, अब फिर अगले दिन आना। उसी तरीके से वो जब किसान परेशान हो जाता है, तो फिर वो लोग जो प्राइवेट जो आढ़ती हैं छोटे, उनको देके चला आता है। अगर आढ़त का रेट 18-20 रुपया होता है, तो 15-16 में देके चले आ जाते हैं। तो वो अभी जब छोटे छोटे जो आढ़ती हैं, जो ये सरकार जो है, इसका ये हाल है, तो जब बड़े उद्योगपतियों के हाथ में ये धंधा पहुंच जाएगा, तो किसानों की हालत क्या होगी और हमारी हालत क्या होगी? जो हम आज छोटी मोटी खेती है, हमने वाटे पे दे रखी है, और हम यहाँ शहर में आके बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें वही नाज 10-20 रुपए किलो का नाज हमें 200 रुपए, 150 रुपए में, 100 रुपए में किलो में खाना पड़ेगा। क्योंकि जब तो बड़े उद्योगपति, कितने पूंजीपति हैं, वो तो कितना भी स्टॉक कर सकते हैं, उन्हें कौन रोकेगा? एक निश्चित तौर पे कानून जो बनाया गया था कि अगर सिस्टम से ज्यादा कोई इकट्ठा करता है तो उसको कालाबाजारी के रूप कहा जाता था, पहले कहा जाता था। अब इसको ऊपर भी इन्होंने छूट दे दी है, तो क्या लगता है कि इससे जो आम जनता है उसके ऊपर कितना असर पड़ने वाला है? नहीं, आम जनता पे तो सारा असर पड़ेगा ही। अब तो इनको पूरी छूट दे दी, अब तो कितना भी स्टॉक कर सकते हैं, अब कितना कालेबाजारी करो, अब तो कोई रोक टोक रहेगी नहीं। अब एक बात बताओ, पानीपत में चले जाओ, 1000 एकड़ में इन्होंने वो बनाना शुरू कर दिया है।
गोदाम। गोदाम, अब वो गोदाम में जब बनाना शुरू कर दिया है तो अब उसमें कितना स्टॉक कर लो, और हर राज्य में और हर जिले में इसी सिस्टम को करेंगे ये लोग, तो जितना मर्जी स्टॉक कर लेंगे, फिर तो अपनी मर्जी से रेट किसानों से किसी रेट में खरीदे और क्या नाम है जनता को किसी रेट में बेचे, फिर तो इनकी मन मर्जी चलेगी भाई। एक समय ऐसा ही था कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ब्रिटिश की भारत में आई थी और देशों को गुलाम बनाया था इसी तरीके से, तो क्या लगता है कि ये वापस गुलाम होने जा रहा है? देखो गुलामी तो आज भी मान लो, गुलामी तो अब एक बार उस टाइम पे औरंगजेब तानाशाह था, औरंगजेब को तानाशाहों की गिनती में गिना जाता है। तो ये तो हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह, ये तो उनसे भी बड़े तानाशाह निकल रहे हैं यार, जो इन्होंने कानून, अरे यार कोई ये हम अपने उनको माँ बाप कहते हैं, अन्नदाता कहते हैं, माँ बाप की और अन्नदाता की तो कोई भी बात मान लेता है, बेटा बेटी भी मान लेते हैं अपने बाप की बात, और ये तो हमारे अन्नदाता है, हम उनकी बात नहीं मान सकते। अगर इनकी तानाशाही कम हो जाती तो उनकी बात वापस मान लेते, किसानों की बात तो मान लेनी चाहिए था, इनको नहीं मान लेनी चाहिए थी। जब एक तरफ तो हम उन्हें भगवान बोलते हैं कि हमारा जीवन यही चला रहे हैं, और एक तरफ उनकी बात मानने को तैयार नहीं है, तो हमारी भक्ति कहाँ रहेगी भाई? अभी हाल फिलहाल में अगर देखने को सोचा जाए, सरकार टस से मस नहीं है, किसान आखिर 20 दिन से बैठा हुआ है, तो कितने दिन और बैठने की उनकी अपनी तैयारी है, और क्या जब तक आंदोलन ये चलता रहेगा जब तक ये बिल वापस ना हो जाए? देखो किसानों की आने वाली पीढ़ी खतरे में नजर आ रही है, इसलिए वो वापस मतलब वो 6 महीने भी चला सकते हैं। अगर ये बिल को वापस नहीं लिया इन्होंने तो वो 6 महीने का तो स्टॉक लेके ही आए हैं, और उसके बाद में फिर हमारे जैसे लोग कहाँ जाएंगे? हमें भी दिखी, हमारी पीढ़ी भी तो खतरे में है भाई। किसानों को थोड़ी पड़ेगा ये नुकसान, ये तो हम सबको नुकसान है। सर मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि जब से 6-7 साल से बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में आई है, तब से इन्होंने जो भी कानून बनाए हैं हर किसी का विरोध हुआ, मगर फिर भी जो है जनता से वो चुन के दोबारा आ जाते हैं, आखिर क्यों? नहीं, वहां तक तो ठीक था। देखो जब तक किसानों के ऊपर किसानों की पूंछ में पैर नहीं पड़ा था तब तक ठीक था। अब ये किसानों की सीधी छाती पे चोट मारी है इन्होंने, पेट पे लात मारी है। किसान 80% है हिंदुस्तान के अंदर, किसान मर जाएगा, मगर मुझे लग रहा है कि वो पीछे हटेगा, मुझे नहीं लग रहा वो पीछे हटेगा, किसान पीछे नहीं हटेगा। जब किसान वहां बैठा रहेगा और किसान वहां भूखा मर जाएगा, भूखा मरने लगेगा, तो जनता भी बेवकूफ नहीं बैठी, जनता भी राशन पानी वहां पहुंचाएगी। वो तो 6 महीने का तो खुद ही लेके आए कम से कम राशन पानी। हो एक चीज और है कि जिस तरीके से कभी छात्र रोड पर आता है, कभी सेना रोड पर आती है, कभी शिक्षक रोड पर आते हैं, जितने भी कानून बने हैं इस सरकार के अंतर्गत सब भाई विरोधाभासी रहे हैं। सरकार को आखिर ऐसा करने का मौका कैसे मिल रहा है? मेरी बात सुनो, पढ़े लिखे युवा, पढ़े लिखे नौजवान, जब रेलवे बिक रहा था, एयरपोर्ट बिक रहा था, कितने सरकारी महकमे जो प्राइवेट किए जा रहे हैं, अगर ये सारे युवा उसी तरीके से रोड पे आ जाते जैसे आज किसान रोड पे आ गए, तो हो सकता है ये जो है इतनी नौकरी खतरे में नहीं पड़ती, आज के युवा बेरोजगार नहीं होता, ना ही उन्हें पकौड़े तलने के लिए मजबूर किया जाता। तो आपको क्या लगता है कि जितने भी आज तक आंदोलन रहे हैं उन सबको इस समय ऐसा मौका है कि इकट्ठा हो जाना चाहिए? मेरे विचार से तो आज युवाओं को भी अपनी मांग वापस मनवा लेनी चाहिए। किसानों के साथ में उन जो नौजवान पीढ़ी है उसको भी किसानों के आंदोलन में शामिल होना चाहिए। मेरे विचार से, मेरी निजी सोच है ये, किसान उन नौजवानों को भी आज बोलना चाहिए, भाई किसानों के ये जो बिल है, जो तुम्हारे जो अपने मनमाने जो बिल है, इन्हें वापस ले लो, और जो जितने भी प्राइवेट में जितने भी तुमने महकमे किए हैं इन्हें सब सरकारी करो, क्योंकि आने वाली पीढ़ी बिल्कुल खतरे में जाती हुई नजर आ रही है। गिरिराज जी, लगभग इस समय जो विपक्ष है वो भी एकजुट दिखाई दे रहा है। वो उनका भी कहना है कि ये जो काले कानून बनाए गए हैं वापस होने चाहिए, उसके बावजूद सभी की सभी पार्टियां एकजुट क्यों नहीं हो पा रही है? क्या कारण है? कांग्रेस आती है, कांग्रेस में और बीजेपी में फर्क क्या है मुझे बताओ? क्या जितने से शहंशाह हैं, ये तानाशाह हैं, ये वापस लेने को तैयार नहीं है कि इन्हें पता है हमारी पूरे बहुमत से सरकार है, पूरे बहुमत से सरकार है, तो हम वापस ले क्यों? चाहे हमारे कोई सर पटक के मर जाए, कोई भूखा मर जाए, इन्हें कोई परेशानी नहीं है। इस सरकार में कितने हजार लोग मर चुके हैं, उसके बाद में भी अपनी तानाशाही कम नहीं कर रहे। कोई भी बिल जब थोप देते हैं तो वापस ही नहीं लेते।
जो काम कर रहे हैं उधर हटना ही नहीं है पीछे। इन्होंने तो जिद बना रखी है, अंग्रेजों से ज्यादा बड़े तानाशाह बने हुए हैं ये लोग। पब्लिक जब ये सब जानती है कि जो भी कानून बन रहे हैं वो पब्लिक के फेवर में नहीं है, तो क्यों नहीं इस सरकार को हटा के फेंक देते हैं? सरकार को कैसे हटा देंगे? सरकार इनके हाथ में ही नहीं है, पब्लिक के हाथ में ही नहीं है। क्या बात है? देखो प्रशासन तो बीजेपी के हाथ में है, सरकार को तो 2 दिन में हटा देंगे। प्रशासन तो बीजेपी के हाथ में है। एक बात बताओ, बिहार में चुनाव हुआ है, क्या बीजेपी वहां सत्ता में आई? नहीं आई। कितने विधायक तो ऐसे हैं जो जीते हुए सर्टिफिकेट अपना जीते हुए का सर्टिफिकेट मांगते रह गए। रात को 3 बजे तक चिल्लाते रहे, भाई हम जीत गए तो हमें सर्टिफिकेट तो दे दो। हमें सर्टिफिकेट नहीं दिए उनके। क्या उनके अगर उनका प्रशासन उनके कब्जे में नहीं होता तो उनको सर्टिफिकेट नहीं दे देते? क्या बीजेपी बिहार में सरकार बना जाती? नहीं बनाती। तो जनता तो हटाना चाह रही है, जनता तो कब की मन में बना चुकी है। जनता के हाथ में नहीं है, ये तो मशीन के हाथ में है और इनका जो प्रशासन है उनके हाथ में तानाशाही जो चल रही है। दुनिया भर में पता लग चुका है कि ईवीएम मशीन जो है उसमें गड़बड़ हो सकती है, और बिहार के चुनाव में साफ तौर पे दिखाई दे गया है कि जीते हुए कैंडिडेट को किस तरीके से हराया जाए, यह मशीन की कारस्तानी है, प्रशासन की कारस्तानी है। फिर भी विपक्ष के लोग ईवीएम को हटाने के बारे में क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? देखो, एक उत्तर प्रदेश में जब बीएसपी 2017 में हारी थी, मैं आपको बताऊं तो अकेली मायावती जो है विरोध किया था। अकेली जो बहन जी ने विरोध किया था उसमें बोले थे, अरे खिस्यानी बिल्ली खम्मा घोंसे, क्यों मायावती हार गई है इसलिए विरोध कर रही है ईवीएम का। तो उसी तरीके से अब सब लोगों की पूंछ में पैर पड़ा है, सब लोगों के दर्द हो रहा है। अब ईवीएम का कुछ लोग विरोध करना शुरू किया। उस टाइम पे बहन जी ने अकेले ने भी विरोध किया था तो किसी ने समर्थन नहीं किया था बहन जी का। उसी टाइम पे अगर 2017 में ही समर्थन कर देते तो आज ये पूरे भारत में नहीं छा जाते। तो आपको क्या लगता है आने वाले 2022 के चुनाव, 2024 के चुनाव जो भी हैं, उसके अंदर ईवीएम से ही वोट पड़ेगा या अगर ईवीएम से वोट पड़ा तो बीजेपी जीतेगी। ईवीएम से जीत रही है, मशीन से जीत रही है बीजेपी। अब तो ये वो हो गया जैसे बाबा साहब से पहले, जब तक बाबा साहब ने संविधान बताया था तो तब तक बोला था कि रानी के पेट से राजा पैदा होगा। अब तो ईवीएम से नरेंद्र मोदी का ही जो भी बनेगा, नरेंद्र मोदी राजा बनेगा। अब कोई दूसरा नहीं बनना जब तक ईवीएम से चुनाव होंगे। तो क्या करना चाहिए? सभी संगठनों को साथ आना चाहिए, सभी संगठनों को इकट्ठा हो जाना चाहिए, ईवीएम का विरोध करना चाहिए। पूरे मेरे हिसाब से पूरे संसार में 4-5 देश ऐसे हैं जिनमें ईवीएम से चुनाव हो रहा है। बाकी 125 देशों में तो ईवीएम खत्म ही हो गया है। ये सारी पार्टी इकट्ठी हो जाए और चुनाव का बहिष्कार कर दें कि हमें तो भाई ईवीएम से चुनाव ही नहीं लड़ना। सारे लोग इस बात का मन बना लें। जितनी भी राष्ट्रीय पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टी अगर मना कर देंगी कि हमें ईवीएम से इलेक्शन लड़ना ही नहीं है जी, भाई तुम लड़ते रहो, तो ईवीएम का बहिष्कार कर देंगे तो अपना आप ईवीएम बंद हो जाएगी। ईवीएम का बहिष्कार कर देंगे, ईवीएम से चुनाव खत्म हो जाएगा। तो ये जो तानाशाह सरकार चल रही है इससे छुटकारा मिल जाएगा। बस यही